हेलो दोस्तों। अब सबको स्वागत है आईआईटी रिफ्रेशर प्रोग्राम पे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में IC38 का जो सेकंड सेक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आने वाला है। और ये सेक्शन को हम लोग थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा समझेंगे, सो दैट एग्जाम में जब पहली अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हो। और सिर्फ यही पोर्शन आप लोग को हेल्प करेगा IC38 जो एग्जाम है उसमें पास करने के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो देयर। हालांकि बार बार मैं बोलता हूँ, तुक्का नहीं तरीका। आ, मेरा नाम है अभिषेक दे है। मैं पिछले 15-16 साल से इस इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काफी ज्यादा स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट ऑलरेडी IIDA एग्जाम पास करके जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। So before I start, I always start with my favorite quote. It is also another quote. It doesn't really matter who you used to be. What matters is who you are becoming. आप क्या होने वाले हो, आप क्या बन रहे हो, that is very very important. और ये एग्जाम जब आप पास कर लोगे, जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने लगोगे, आपको समझ में आएगा ये डिसीजन जो आपने लिया, ये डिसीजन आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 2, जहां पे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 6 से। व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स, राइट। यहाँ पे 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे एकदम शुरू से, एसेट से। एसेट का मतलब क्या है आपको सबको शायद पता है बाई कॉमन सेंस। एसेट मतलब कुछ कीमती चीज। और क्यों कीमती है? क्योंकि वो चीज आपका, आपको क्या कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, या वो चीज आपको कमा के दे रहा है, या आपका एक्सपेंडिचर होने से रोक रहे हैं। कोई कोई बोल पूछता है ह्यूमन लाइफ कैसे एसेट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग हमारे परिवार के लिए इनकम जनरेटिंग एसेट ही तो है, या खुद के लिए इनकम जनरेटिंग एसेट है। तो एग्जाम्पल के तौर से एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे आप निकाल पाओगे? देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डू दैट, एन नंबर ऑफ वेज टू डू दैट। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे तो मैं जल्दी जल्दी एक दो पॉइंटर्स में ऐड कर दूंगा, लेकिन इंटरनेट में बहुत सारा बहुत सारा कंटेंट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर। आप लोग जरूर जाइए, जरूर देखिए, और उस पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम से प्लीज अंडरस्टैंड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसी का इनकम मान के चलिए 1,20,000 रुपया सालाना, और वो खुद में शायद 24,000 रुपया खर्च करते हैं, तो उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना होगा? सिंपल सा रूल है, 8% इंटरेस्ट रेट लेके हम लोग काम करते हैं मान के चलिए। तो जितना भी इंटरेस्ट रेट है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो ये जो मेरा खर्चा मैं निकल देता हूँ 1,20,000 से, जो 24,000 था, और 96,000 अभी है। अभी 96,000 डिवाइड बाई 8% करने से आपको मिलेगा 12 लाख। ये हो गया आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दिस चैप्टर ऑल्सो डील्स विथ रिस्क। रिस्क आपको, लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क बेसिकली 3 चीज होता है: डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग, एंड लिविंग विद डिसेबिलिटी। डाइंग टू अर्ली समझ सकते हो, अगर कोई बंदा 20-30 साल में अगर किसी का डेथ हो जाता है, तो वो फैमिली के लिए इनकम जनरेटिंग एसेट था। इमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशन तो है ही, आपको समझ में आता है, लेकिन ये इमोशन से भी बढ़कर है, क्योंकि ये फैमिली में इनकम लाने वाला था, जो इनकम स्टॉप हो गया। लिविंग टू लॉन्ग, मैं बहुत दिन से मैं जिंदा रहता हूँ, शायद 60 साल तक मैं काम किया, उसके बाद मैं काम कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा 80 साल, 90 साल, 95 ईयर्स। हो 30, 35, 40 साल अगर मैं जिंदा रहता हूँ बिना काम के, तो वो भी मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि उस समय मेरे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो। लिविंग टू लॉन्ग, दिस इज व्हाट। लिविंग विद डिसेबिलिटी मतलब मैं तो जिंदा हूं, लेकिन कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई डिजीज की वजह से मैं डिसेबल हो गया, मेरा आंख चला गया, या मेरा काम करने लायक नहीं हुआ। भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होता है, और इसीलिए ये है रिस्क, और जिसको इंश्योरेंस के थ्रू आप फिनेंशियली उसको मिटिगेट कर सकते हो। इंडेमनिटी बेसिकली द अमाउंट ऑफ लॉस,
जितना मेरा लॉस है वही हो गया इंडेमनिटी, राइट। लेवल प्रीमियम इंश्योरेंस में आपको देखिएगा, प्रीमियम जनरली जनरली नॉट 100% बट 99% टाइम्स में देखोगे हर एक कंपनी का प्रोडक्ट में प्रीमियम शायद 10 साल देना पड़े, 15 साल देना पड़े, लेकिन प्रीमियम अमाउंट एक ही रहता है। हालांकि मेरा जितना उम्र होगा मेरा रिस्क बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम वही रहता है। इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेवल प्रीमियम। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली दो क्वेश्चन तो आने आएगा ही आएगा। इट वर्क्स प्रिंसिपली ऑन द म्यूचुअली ऑफ द म्यूचुअलिटी, मतलब सब मिला के एक पैसा इकट्ठा किया, और ये मान के चलिए 20 आदमी, 25 आदमी या 20 लाख आदमी से मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा रख रहा हूँ। अभी 20 लाख में शायद 10 आदमी का डेथ होता है, 20 आदमी का डेथ होता है। तो ये जो छोटा छोटा करके मैं रखा हूँ, जो पुल किया हूँ, उससे पैसा हम लोग देते हैं। यही इंश्योरेंस कंपनी इसी के आधार में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक है इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, और अनदर वन इज पॉलिसी होल्डर। ठीक है, कभी कभी पॉलिसी होल्डर इंश्योर भी हो सकता है, इंश्योर नहीं भी हो सकता है। मैं मेरे बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मेरा बच्चा हो गया लाइफ टू बी इंश्योर्ड, बट मैं हो गया पॉलिसी होल्डर या प्रपोजल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। चैप्टर नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोसेस। ये चैप्टर ना दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है। बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कर पाओगे, एक बार आप अगर किताब में देख लोगे ना, बहुत इजी तरीके से आपको कर पाओगे। मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कुछ आप लोग के सामने रख रहा हूँ, जैसे गोल्स क्या क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब अगर मुझे मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदना है, एक मुझे फैमिली वेकेशन में जाना है, वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम गोल कभी कभी बाइंग ए हाउस, बाइंग ए गुड कार, ये हो गया आपका मीडियम गोल, और मीडियम टर्म, मिड टर्म गोल। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जो ज्यादा अच्छी तरह से ये वाला लॉन्ग टर्म गोल करता है जिंदगी में, वो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। और ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, पोस्ट रिटायरमेंट, प्रोविजन। तो अगर ये नहीं रहेगा, क्योंकि इस ये बनाने में, इतना पैसा बनाने के लिए लोगों को टाइम लगता है, और ये एक दिन में, 2 दिन में ये पैसा बनेगा नहीं। तो पहले अगर शुरुआत से अगर हम लोग स्टार्ट अगर अर्ली करते हैं, तभी जाके मिलता है। वो तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये गोल है कोई भी इंसान का। लाइक इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, जैसे आपको पता है, एक बच्चा बड़े होता है, बच्चे जब रहता है स्टूडेंट फेज बोलते हैं, उसके बाद वर्किंग फेज जैसे 20, 25, 35, 40, उसके बाद रिटायरमेंट फेज। सिंपल। इंडिविजुअल लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लर्नर मतलब टिल 25 ईयर्स का एज ही इज इन लर्निंग फेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, ये चलेगा। अर्नर 25 के बाद अर्निंग शुरू होता है नॉर्मली हमारे देश में, उससे पहले भी हो सकता है, मैं नॉर्मल एक कंडीशन बोल रहा हूँ। 25 के बाद, अभी उसके बाद क्या होगा, बच्चे बड़े हो गए, अभी कमाने लग गए, अभी शादी हो नॉर्मली होता है। तो ये हो गया पार्टनर फेज, 28-30 साल तक। उसके बाद पेरेंट फेज होगा 30-35, मेरा बच्चा हो गया, अभी मैं, मेरा 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 जिंदगी बदल गया, माई माई लाइफ विल बी इन्वॉल्विंग अराउंड माई चिल्ड्रन। उसके बाद प्रोवाइडर, जब मेरा उम्र 30-35 से 55 साल, दिस इज द फेज व्हेन पेरेंट्स हैव टू फुलफिल चिल्ड्रंस नीड्स। अभी मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसके बाद हायर एजुकेशन जाएगा, उसके बाद मेरा 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 बच्चा अभी लर्नर फेज में है, राइट। उस समय उसका रिक्वायरमेंट को करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, फ्रेज है इस किताब में, जिसका बोला जाता है एम्प्टी नेस्टर। एम्प्टी नेस्टर मतलब जब मेरे बच्चे का शादी हो गया, मेरा नेस्ट अभी एम्प्टी है क्योंकि उनका अलग सा एक नेस्ट हो बन गया, तो इसको बोला जाता है एम्प्टी नेस्टर्स। मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ अर्निंग, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक्टिव हूं, लेकिन उसको बोला जाता है एम्प्टी नेस्टर, राइट। रिटायरमेंट, यू ऑल नो, 60 साल के ऑनवर्ड्स ये रिटायरमेंट फेज चालू होता है, जहां पे नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, हेल्थ गेट्स डिटोरिएटिंग, ये नॉर्मल जिंदगी का फलसफा है, आप सबको सबको पता है, राइट। ओके, देखते हैं आगे जाके 7 में इंडिविजुअल नीड्स, जैसे एनेबलिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन, वेल्थ एक्युमुलेशन, ये सब रिक्वायरमेंट रहता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एक ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बैंक डिपॉजिट, जिसमें हम लोग को बैंक का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिजेंसी के लिए इंश्योरेंस इज द बेस्ट थिंग, प्लीज ये रखिएगा याद। वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट, जहां पे मुझे पैसा चाहिए, तो वहां पे शेयर्स, बॉन्ड्स,
जो 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 लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बना के देगा। रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, साइड सी बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बदले में अगर नहीं होता है, आपका लाइफ ठीक से नहीं होगा, चालू नहीं होगा। और ये शुरू होता है, राइट टाइम कब है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट राइट टाइम है जब आपका फर्स्ट सैलरी हो, राइट। Need of financial planning, you can say change of lifestyle, contingency, multiple investment choice, disintegration, जो नॉर्मल आम जिंदगी में जैसा होता है। सो चैप्टर 8 बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात किया है। चैप्टर 7 में हम लोग जैसे सुनना सीखे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, किस टाइप का प्रोडक्ट एक आदमी को चाहिए, क्या क्या गोल्स होगा, क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो बहुत है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत ही होगा, लेकिन पहला है ये प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये प्रोडक्ट इंटेंजिबल है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंटेंजिबल, जैसे बैंक का कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंटेंजिबल है। आप कोई प्रोडक्ट आप देखोगे नहीं, आप टच नहीं कर पाओगे, स्मेल नहीं कर पाओगे, छू नहीं पाओगे या फील नहीं कर पाओगे। जैसे दूसरा प्रोडक्ट जैसे बाजार में मिलता है, कोई साबुन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, टच कर पाओगे, लेकिन इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल, याद रखिएगा। राइडर क्या होता है, इस प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा सा और प्रोडक्ट होता है जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन वैल्यू और बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन क्या क्या है, क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, प्रीमियम वेवर हो सकता है, डिसेबिलिटी के ऊपर हो सकता है, तो ये सब तो होगा ही। आगे देखते हैं क्या क्या है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ प्लान, एंडोमेंट प्लान, ये आएगा। एंड पार एंड नॉन पार। अभी टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा देखिएगा, टर्म इंश्योरेंस मतलब किसी का ये है जनरली इन लाइफ इंश्योरेंस में, मैं 10 साल, 25 साल, 30 साल, 25 35 साल, मैं एक पर्टिकुलर डेथ बेनिफिट के लेके मैं लिया। अगर मैं मेरा डेथ अगर हो जाता है तो पैसा आ जाएगा मेरे फैमिली में, अगर डेथ नहीं होता है तब किसी कुछ नहीं मिलेगा। अभी इसके चलते ये प्रोडक्ट को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, आरओपी। तो ये एक ऐसा पॉलिसी है, अगर मैं 25 साल से पैसा दूंगा या 30 साल से पैसा दूंगा, अगर कुछ डेथ होता है तो मेरे फैमिली में वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो मेरा डेथ बेनिफिट था वो मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ नहीं होता है तो जितना मैं प्रीमियम दिया हूं, सिर्फ वही प्रीमियम मेरे पास वापस आ जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं। तो इसको बोला जाता है आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। होल लाइफ प्लान, बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्लान कोई फिक्स टर्म नहीं है, जिंदगी भर चलेगा, वही है। जिंदगी भर मैं सेव करूंगा, इस प्रोडक्ट का मजा लूंगा, कवरेज लूंगा, वही। एंडाउमेंट एश्योरेंस प्लान ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बेसिकली प्योर एंडाउमेंट एंड टर्म, ये दोनों का अमलगमेशन है आपका एंडाउमेंट एश्योरेंस। प्योर टर्म, टर्म के बारे में मैंने बोला, अभी प्योर एंडाउमेंट इज नथिंग बट जस्ट टर्म का ऑपोजिट। यहाँ पे मैं जिंदा रहूंगा तब जाके मुझे पैसा मिलेगा, मरने में कुछ पैसा नहीं। जिंदा रहूंगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर टर्म मुझे लमसम मिलेगा, मरने में नहीं। अभी मैं दोनों प्रोडक्ट को अगर एक साथ कर देता हूँ, एक प्रोडक्ट बोल रहा है मरने में पैसा, एक प्रोडक्ट बोल रहा है मैं जिंदा रहूंगा तब पैसा, दोनों में तो एक होगा ही। तो तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंडाउमेंट एश्योरेंस, मरने में भी पैसा मिलेगा, जिंदे रहने में भी पैसा मिलेगा। ठीक है। पार नॉन पार ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, पॉपुलर प्लान है। इसके बारे में बहुत सारा कुछ है, ये छोटा करके मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा आपको जानकारी मिलेगा। आप अपने इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट के बारे में देखोगे, आपके ट्रेनर के साथ जब बात करोगे, तब आपको और ज्यादा मजा मिलेगा, उसमें जानकारी मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में मैं पार नॉन पार मैं बोल रहा हूँ। पार मीन्स, पार आता है पार्टिसिपेटिव वोट से। यहाँ पे कस्टमर लोग प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, और बोनस के तौर पे हम लोग हमारे कस्टमर को पैसा देते हैं, राइट। याद रखिएगा एक छोटा सा चीज, कैसे कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी में। अगर कोई भी सरप्लस अर्न होता है, उनमें से 90% पैसा पॉलिसी होल्डर के पास जाएगा, 10% सिर्फ केवल एंड केवल शेयर होल्डर, इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टॉक शेयर होल्डर है वो उनके पास रख सकता है। तो 90% देना पड़ेगा। ये हो गया पार्टिसिपेटिंग प्लान, इसीलिए पार्टिसिपेटिंग प्लान आर वेरी वेरी पॉपुलर, राइट। कुछ कुछ प्लान होता है जो पार्टिसिपेटिंग प्लान नहीं, नॉन पार बोला जाता है, जहां पे मैं पहले से बोल दूंगा कस्टमर को, आप जिंदा रहोगे तो इतना मिलेगा, उसमें मेरा प्रॉफिट हो, इंश्योरेंस कंपनी का सरप्लस अर्न हो नहीं हो, कुछ मायना नहीं रखता है, अगर मर जाता है तो इतना मिलेगा। तो यही है।
तो नॉन पर सिक्योर्ड एब्सोल्युटली, जहां पे आपको पता चल जाता है पहले दिन से कितना मुझे मिलेगा। लेकिन पार में इट इज ए बोनस, बोनस के भीतर दो चार चीज एलिमेंट्स है, जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसा हुआ, मोर्टेलिटी एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंस क्या क्या हुआ, मेरा अगला साल प्रीमियम कैसे आ रहा है, उसके आधार में सरप्लस से हम लोग पैसा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंटर्स है यहाँ पे जरूर आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर तो यहां से आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस कवरेज कितना होना चाहिए एज पर न्यू आईआरडीए गाइडलाइंस? तो पहला मैं बोलूंगा, अगर सिंगल प्रीमियम है, अगर सिंगल प्रीमियम है तो मिनिमम 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपका डेथ बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपका उम्र 45 से नीचे है तो, अगर 45 एंड अबव, देन 110% ऑफ सिंगल प्रीमियम मुझे चाहिए। सेकेंड, अगर रेगुलर प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस का, अगर रेगुलर प्रीमियम है तो 45 के नीचे 10 टाइम्स होना ही होगा, 45 के ऊपर 7 टाइम्स आपको मिनिमम कवरेज देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट में। इससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकेंड पार्ट। यहाँ पे थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान के बारे में बोला है। तो नॉन ट्रेडिशनल लाइफ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एंड कंपेयर्ड विद अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस प्रोडक्ट का जरूरत क्या है, ये जो वेरियस काइंड ऑफ शिफ्ट्स दैट ऑकर्ड इन द प्रोडक्ट्स आर फॉलोज। जैसे कैसे हो गए, अनबिल्डिंग है, सेपरेटिंग द प्रोटेक्शन पार्ट एंड सेविंग एलिमेंट फ्रॉम द पॉलिसी। क्योंकि पॉलिसी में क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस पे, एक तो लाइफ कवरेज होता है जो जिसको प्रोटेक्शन बोलता है, और एक होता है इन रिटर्न, मैं जितना सेव किया या इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न क्या हुआ, तो उसको अनवाइंडिंग करना। इन्वेस्टमेंट लिंकेज, मैं इसके बाद थोड़ा देर बाद ही मैं यूलिप के बारे में बोलूंगा, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, फंड मैनेजर रहेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कस्टमर को दिखाना है कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या मेरा चार्जेस है, एवरीथिंग। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी होल्डर्स वेर गिवन ए चॉइस टू डिसाइड मैं किस टाइप का किस टाइप का करूंगा, डेथ बेनिफिट क्या होगा, कैश वैल्यूज क्या होगा, ये सब पूरा चीज मैं पॉलिसी होल्डर के पास लेके जाऊंगा। पॉलिसी होल्डर के पास और बहुत सारा चॉइस रहेगा कि मैं आफ्टर 5 इयर्स में विदड्रॉ कर सकता हूँ, या कौन सा फंड में मैं दूंगा, मेरा मेरा कितना पीपीटी है, मैं मेरे खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्रोडक्ट अलाउ करता है, मैं बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा मुझे प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करने के लिए, टर्म चूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में देर आर जनरली टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे। क्या 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 है, एक वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान आपको ज्यादा देखने में नहीं मिलेगा, फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर एग्जाम पर्पस आपको ये वाला थोड़ा जानना है। इट्स ए काइंड ऑफ लाइफ पॉलिसी वेयर डेथ बेनिफिट एंड कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रीमियम इन्वेस्टेड इन इट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जैसा होगा, मेरा रिटर्न भी वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा, राइट। तो इसके लिए बोला जाता है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, मैं आई एम श्योर आप लोग में भी कभी कभी ये वाला प्रोडक्ट देखे हो या सुने हो, जानते हो, वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप्स। यूलिप्स इन्वेस्टमेंट सच पॉलिसीज इज द, कुछ इक्विटी में जा सकता है, या डेट में जा सकता है, या बैलेंस फंड में जा सकता है। तो एक जगह पे रहेगा आपका डेथ कवरेज, एक जगह रहेगा, एक पार्ट में रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, इक्विटी में हो सकता है, डेट में हो सकता है, या बैलेंस के बारे में हो सकता है। तो ये इक्विटी डेट बैलेंस के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट में थोड़ा सा और विटामिन जी यूज करना पड़ेगा, दैट इज गूगल। आप यूज कीजिए, जानिए, उसके बाद बात कीजिए, वीडियो देखिए, ब्लॉग देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, लर्न लिटिल मोर। जब पॉलिसी बेचोगे तब आपको इसका जानकारी बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। और हमारा जो IC38 किताब है वो जरूर पढ़ना, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसमें बहुत काफी अच्छे से इसके बारे में बात किया है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव में कितना जितना मैं जानना चाहिए उतना मैं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तीन चीज है, याद रखिएगा, कीमैन इंश्योरेंस, मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस और मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। कीमैन मतलब
एक बिजनेस हाउस में शायद कोई ऐसा एक व्यक्ति रहेगा जिसका डिसीजन, जिसका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस हाउस। तो उसके नाम पे हम लोग टर्म प्लान ले सकते हैं। तो वो होता है कीमैन इंश्योरेंस। मॉर्गेज इंश्योरेंस, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोवर। मैंने कि कोई लोन के अगेंस्ट में, होम लोन के अलावा और भी लोन हो सकता है, कोई लोन के अगेंस्ट में मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, तो अगर मैं लोन लेते वक्त, जब मेरा ईएमआई चल रहा है, मैं जब लोन ये कर रहा हूँ, आपको पेमेंट कर रहा हूँ, रिपे कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मेरा डेथ हो जाता है, तो बैंक और जिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मुझे लोन दिया, दे विल बी न प्रॉब्लम, क्योंकि उसका कस्टमर तो मर गया, तब क्या होगा? उसी समय मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी काम आता है, जहां पे मेरा मरने के बाद मेरा जो जो लोन वाला पार्ट होगा, दैट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874। अब सोचिए कब ये वाला प्लान, कब ये वाला लॉ इंप्लीमेंट हुआ था? 1874। ये मैरिड वुमेन का एक स्पेशल एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉपर्टी के जैसा काम करता है। और ये पॉलिसी का जो बेनिफिशियरी होगा ना, वो हो गया हमारा जो मैरिड वुमेन है, उसके उसके ऊपर आधार में, या उसका बच्चा। राइट, ओके। चैप्टर 11, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इन एलआई। कैसे प्राइसिंग होता है? इंश्योरेंस प्राइसिंग बेसिक एलिमेंट क्या क्या है? प्रीमियम, द प्राइस दैट इज पेड बाय एन इंश्योरेंस परचेजिंग, जो है इंश्योर्ड पर्सन परचेजिंग कर रहा है, उसको प्रीमियम, इसको आप जानते ही होंगे। प्रीमियम, प्रीमियम को कंसिडरेशन भी बोला जाता है। मैं मेरे पहले जो बहुत सारा वीडियो है उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। रिबेट्स, इंश्योरेंस कंपनी में ऑफर सर्टेन डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। देयर आर बेसिकली टू सच रिबेट्स, एक रिबेट्स फॉर हाई सम एश्योर्ड और मोड ऑफ प्रीमियम। तो जनरली आपका अगर हाई अगर सम एश्योर्ड होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम थोड़ा कम कर देता है। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जब एक मैंने ये बोला हाई सम एश्योर्ड का बात होता है। और मोड ऑफ पेमेंट, आप मंथली से अगर एनुअल जाते हो, तो आपका प्रीमियम कम पड़ेगा। ठीक है। डिटरमाइनिंग प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होगा? तीन चीज होगा, मोर्टेलिटी एंड इंटरेस्ट। तो मोर्टेलिटी मतलब इंसान का मरने का एक एक स्टैटिस्टिकल डेटा, इसको मोर्टेलिटी बोला जाता है। तो हर एक उम्र में, हर एक क्षेत्र में एक एक डिफरेंट डिफरेंट मोर्टेलिटी देखते हैं, स्टैटिस्टिकली डेटा रहता है, स्टैटिस्टिक डेटा रहता है। तो उससे मालूम चलता है मरने का चांस, मरने का हार कितना है। राइट। इंटरेस्ट, जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पैसा लेके, आई एम श्योर एज पर आईआरडी गाइडलाइंस हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां का रिटर्न कैसा हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक्सपेंस और रिजर्व क्या है, मैं कितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। कितना एक्सपेंडिचर मतलब, यस एक्सपेंडिचर है। एक इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो सकता है। उसका ऑफिस कॉस्ट है, ऑफिस बेयरिंग कॉस्ट है, उसके बाद स्टाफ सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, राइट, कस्टमर सर्विसिंग हो सकता है। वही बोनस लोडिंग, it is the margin of profits earned within the premium paid in order to provide cushion against unforeseen activities। तो ये भी एक रहता है। अभी सरप्लस ग्रॉस प्रीमियम मतलब क्या हो गया? नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग प्लस बोनस लोडिंग। ये तीन चीज है, आपको याद रखना है। अभी फिलहाल क्योंकि मैं छोटा करके वीडियो बोल रहा हूं, तीन चीज है। एक है आपका नेट प्रीमियम, लोडिंग, लोडिंग मतलब किसी किसी टाइम में किसी, डिपेंड करता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, रीजन है। और बोनस लोडिंग। सरप्लस एंड बोनस, ऑलरेडी मैं सरप्लस के बारे में बोला था। जितना भी मेरा एसेट होगा और माइनस लाइबिलिटी होगा, जो होगा वो सरप्लस। और उससे साथ 90% मुझे देना पड़ेगा, किसको? पॉलिसी होल्डर को। 10% मेरा शेयर होल्डर लग सकता है। दो तरीका का बोनस होगा, एक सिंपल रिवर्शनरी बोनस, कंपाउंड रिवर्शनरी बोनस होता है। सिंपल मतलब इट इज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक कैश बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। और कंपाउंड जब वही चीज मैं मेरा 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 कैलकुलेशंस होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, वो हो गया कंपाउंड बोनस। टर्मिनल बोनस, इट इज गिवन एट द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्मिनेशन, डेथ या मॉर्टलिटी में एक और बोनस दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल बोनस। चैप्टर नंबर 12, एएमएल, केवाईसी, डॉक्यूमेंटेशन इन प्रपोजल स्टेज। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। पहला होता है प्रोस्पेक्टस, लीगल डॉक्यूमेंट्स। कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी देता है। किसको? हमारे कस्टमर को। परो,
प्रपोजल फॉर्म जिसमें कस्टमर को भरना पड़ेगा। डेफिनेटली एजेंट इज गोइंग टू हेल्प, आप लोग हेल्प करोगे, कस्टमर को हेल्प करना पड़ेगा, हेल्प करेगा और कस्टमर लिखेगा अपने बारे में, इसके बारे में एज, सेक्स, पूरा चिट्ठा आपका, हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री, एवरीथिंग, राइट। एजेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आता है जो एजेंट को दिखना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट एट द फर्स्ट अंडरराइटर का पहले ही, क्योंकि कंपनी तो कस्टमर से नहीं मिल रहा है, एजेंट मिल रहा है। अब एजेंट को देखना है कस्टमर सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो उसका उसका उसको उसको उसके साथ मिल रहा है, तो उसका रिपोर्ट चाहिए। एज प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट के कस्टमर का बिहेवियर क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर है। एज प्रूफ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ? एंड टू एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ये वाला चीज। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इलीगल मनी टू इनटू इकोनॉमी। तो हो सकता है, मैंने पहले ऐसा 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 ना हो, इसीलिए एएमएल हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक सिस्टम दिया गया है जहां से हम लोग रोकते हैं, क्योंकि किसी किसी का मन में ऐसा हो सकता है कि बाहर का ब्लैक और इलीगल मनी मैं सिस्टम में घुसा सकता हूँ और उससे निकाल सकता हूँ व्हाइट के हिसाब से, तो उसको बंद करने के लिए एएमएल का लागू होना जरूरी था और लागू हो गया है। सो विल बी ऑल सेफ। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर कैसे, उसका 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 सिर्फ कागज नहीं, नो योर कस्टमर मतलब एड्रेस प्रूफ, पास एड्रेस प्रूफ में क्या क्या है, एड्रेस प्रूफ में होगा आपका पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी का कार्ड हो सकता है, जहाँ पे ये सब चीज लिखा जाए। वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अच्छा, फोटोग्राफ चाहिए नहीं। प्रीलुक पीरियड, ये मैं पहले मेरे वीडियो में भी बोला था, 15 दिन, 15 दिन मेरा बॉन्ड पाने के बाद से 15 दिन मेरे पास एक मौका दिया जाता है कि अगर मैं चाहूंगा तो मैं इंश्योरेंस जो मैं पॉलिसी है मैं रिटर्न कर सकता हूँ और मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, राइट। चैप्टर 13 डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन। एक एक होता है एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, यहाँ पे नेम, एड्रेस, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट, मोड ऑफ प्रीमियम, नेक्स्ट ड्यू डेट, सब लिखा रहेगा। हाँ? और एक होता है आरपीआर, मतलब रिन्यूअल वाला जो प्रीमियम रिसिप्ट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इट इज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एश्योर्ड एंड द इंश्योरर। यहां से एक क्वेश्चन आता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज डैश, तो वहां पे बहुत सारा 4 ऑप्शन होगा, आपको याद रखना चाहिए। एविडेंस, ये काफी बार मैं देखा हूं ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए, 80% क्वेश्चन में एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रहता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। पॉलिसी शेड्यूल, इट इज फाउंड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द पॉलिसी, नॉर्मली कंटेंट्स क्या क्या रहता है, सेम वहां पे कंपनी का नाम, ओम्बड्समैन एड्रेस, सिग्नेचर, पॉलिसी स्टाम्प, प्रॉमिस, स्पेसिफिक डिटेल जैसे नेम एंड पॉलिसी, एड्रेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा चीज रहता है कहाँ पे, पॉलिसी शेड्यूल में। स्टैंडर्ड प्रोविजन, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजन वेयर द प्रेजेंट इन ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस एक्सक्लूडेड सच एज टर्म एंड सिंगल प्रीमियम। ये एक स्टैंडर्ड प्रोविजन रखा जाता है, सब में है, सिर्फ टर्म पॉलिसी में नहीं रहता है। Specific policy provision, specific policy provision generally linked between insurer and insured are mentioned. Example, a clause precluding death due to pregnancy for a lady who is expecting while taking a policy. सिंपल है, एक क्लॉज अगर दिया जाता है तो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में रखा जाएगा कि अगर मेरा डेथ प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो शायद डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। बाद बाकी सब जगह पे इट विल कवर। ये छोटा छोटा चीज होता है जो आप स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में रखा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी ऑन 2 और भी है। ग्रेस पीरियड आपको पता है 1 to 31 डेज, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड 31 डेज होता है, ठीक है। लैप्स एंड रीइंस्टेटमेंट और रिवाइवल, द पॉलिसी कंसिडर टू बी लैप्स्ड अगर पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम ना आए, हाउएवर 1 महीना टाइम रहता है, 1 महीने के बाद ये लैप्स कंडीशन में चला जाएगा। ऑर्डिनरी रिवाइवल, वन विच इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ एरियर्स, जो मेरा प्रीमियम बाकी है मैं पैसा दे दिया, मैं रिवाइवल कर दिया। स्पेशल रिवाइवल, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वन विच पॉलिसी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years and has not acquired surrender value at the time of first unpaid premium is more. लोन कम रिवाइवल, जहां पे मेरा वन इन विच साइमल्टेनियसली मैं लोन भी दे रहा हूं और रिवाइव भी कर रहा हूं। इंस्टॉलमेंट रिवाइवल, तो मेरा जो गैप है मैं थ्रू इंस्टॉलमेंट पे, कॉमन सेंस यूज कॉमन सेंस, जो मेरा पॉलिसी लैप्स हो गया, अभी उसको रिवाइवल करना है, कैसे करूंगा, मैं एक इंस्टॉलमेंट में लगा दिया हूं तो लमसम के बदले में ये चीज इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा।
नॉन फॉरफीचर प्रोविजंस, one of the important provisions that allow for accrual of certain benefits to policyholders even when they are unable to keep their policies in full force. If the policy has not been surrendered, it shall subsist with reduced paid up value. क्या क्या हो सकता है? सरेंडर हो सकता है, जो मैं सरेंडर शायद जितना मैं पैसा दिया हूं उससे कुछ चार्जेस काट के मैं वापस कर दूंगा, या मैं पॉलिसी लोन का इंतजाम कर सकता हूं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस नॉमिनेशन, असाइनमेंट, एब्सोल्यूट, ये थोड़ा देख ले। नॉमिनेशन आपको पता है, मैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करूंगा तो इसमें एक नॉमिनी रहना जरूरी है। अगर मैं नॉमिनी, अगर मेरा बच्चा है तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो देयर हैज टू बी सम अनदर पर्सन जिसको हम लोग अपॉइंटी बोलेंगे। एक अपॉइंटी रखना है। शायद शायद मैं पॉलिसी ले रहा हूं मेरे बच्चे के नाम पे, मेरा बच्चे का उम्र है अभी 5 साल, तो मुझे एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना है। मतलब जब मेरा मेरा डेथ के बाद मेरा 5 साल वाले बच्चे के पास पैसा आएगा, लेकिन वो 5 साल उसका उम्र है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए शायद कोई दूसरा आदमी जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है उसको मैं अपॉइंटी घोषित करूंगा, जो गाइड करेगा जो इस पैसे का। ठीक है। असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब ये एब्सोल्यूट और कंडीशनल दो होता है, जहां पे मेरा जो जितना मेरा पॉलिसी का राइट है ना, मैं असाइन कर रहा हूँ कोई दूसरे को। कंडीशनल असाइनमेंट मतलब एक है फुल और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मैं पूरा राइट दे दिया, और कंडीशन में कुछ राइट हद तक दिया। शायद मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा मरने में आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जिंदा रहूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, ये एक मैं कंडीशन ऐड कर दिया। वेल, डुप्लीकेट पॉलिसी, यू अंडरस्टैंड, अगर मेरा पॉलिसी खो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक डुप्लीकेट पॉलिसी इज इशूड टू पॉलिसी होल्डर ऑन लॉस ऑफ द पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स आर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ लॉस ऑफ द पॉलिसी। सेटिस्फैक्टरी प्रूफ आपको चाहिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का कुछ रहता है। आपको एक नेशनल पेपर एंड आप इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको ये लिखित करना है। ठीक है। Alteration, the provision to make certain changes in the policy document is known as alteration। मैं अगर कुछ चेंज वगैरह करना चाहता हूँ, certain common alteration are change in name, address, मैं शायद शादी के बाद मेरा नेम चेंज हो गया है, या होता है यहाँ पे, या मैं मोड ऑफ पेमेंट चेंज कराना चाहता हूँ, या रिस्क डेट इसी डेट्स में करना चाहता हूँ, या मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो इसको बोला जाता है ऑल्टरेशन। अंडरराइटिंग, बहुत क्वेश्चन आने वाला है आपको इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा किताब जरूर पढ़ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, तो जहां से क्वेश्चन भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। अंडरराइटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, रिस्क को असेस करना। कौन असेस करता है? इंश्योरेंस कंपनी का ये एम्प्लॉइज है, इसको बोला जाता है अंडरराइटर, जिसका काम है ये आपने आपका लाइफ आपका कस्टमर जो फॉर्म में लिखा है ना, उसके आधार पे और जो जो आपने प्रूफ दिए उसके आधार पे वो रिस्क को असेस करता है। ठीक है। कैसे असेस करता है? वो देखता है ये स्टैंडर्ड लाइफ है, मतलब नॉर्मल आम इंसान, तो स्कूल में कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर्ड लाइफ, दोस्त एस्पिरेंट प्रोपोजल वेयर mortality रेट इज सिग्निफिकेंटली लो एंड हेंस कैन बी चार्ज लोअर प्रीमियम। बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा भी है जहाँ पे प्रेफर्ड लाइफ मतलब जिसका मोर्टेलिटी बहुत कम है। सब स्टैंडर्ड लाइफ जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे मैं देखा गया है इस टाइप का जो कस्टमर्स होगा, उसका उसका मे बी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका एजुकेशन, उसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड लाइफ हो गया, जहाँ पे क्या होगा, मैं पॉलिसी दे सकता हूँ लेकिन उसका समय थोड़ा कम होगा या प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा, लोडिंग जाएगा रहेगा। डिक्लाइन लाइफ, जहाँ पे मैं पॉलिसी में मैं एसेस किया और देखा इस व्यक्ति को मैं इंश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा। जैसे कोई कैंसर, एज एग्जाम्पल, एक कैंसर पेशेंट है, वो आया है, वो इंश्योरेंस अप्लाई किया है, लेकिन अंडरराइटर उसको डिस्कस किया और बोला नहीं, मैं डिक्लाइन कर सकता, क्योंकि उसका मृत्यु तय है, और ये मृत्यु अगर तय है तो रिस्क पूल जो हमारा हम लोग बनाए थे वो पूल बिगड़ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, फील्ड लेवल और प्राइमरी लेवल, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रपोजल थ्रू एजेंट्स। देखिए मैंने बोला था एजेंट्स होता है फर्स्ट अंडरराइटर, हालांकि अंडरराइटर आप नहीं हो, मतलब अंडरराइटर का आग कान आप ही हो ना, ये आपका आपसे आता है। डिपार्टमेंट लेवल, वेरियस ऑफिस लेवल डिपार्टमेंट में हम लोग ये करते हैं। अंडरराइटिंग डिसीजन कैसे कैसे हो सकता है, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू अंडरराइटर बिसाइड्स एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द प्रपोजल। कैसे? एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट, मैं ऑर्डिनरी रेट किया। एक्सेप्टेंस एंड एक्स्ट्रा रेट, मैं एक्सेप्टेंस करूंगा जैसे एक्स्ट्रा, जैसे अब मैंने आपको बोला सब स्टैंडर्ड लाइफ में, राइट, एक्सेप्टेंस विथ लियन, क्लियन मैंने दे दिया, एक क्लॉज दे दिया। इट इंप्लाइज दैट इफ ए पॉलिसी इज एक्सेप्टेड अंडर लियन and if the proposer dies within a year period, then the nominee is entitled to receive decreased sum assured। ऐसा मैं बोल दिया कि अगला 3 साल में अगर किसी का डेथ होता है आपको, तो आपको
इतना मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद ज्यादा मिलेगा। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता है। एक्सेप्टेड विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जैसे लियन के जैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली लियन नहीं है। फॉर सर्टेन काइंड ऑफ हैजर्डस रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज अप्लाइड। जैसे मैंने बोला, इफ टुमारो क्लेम अराइजेस ड्यू टू सच क्लॉज, जैसे मैं एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, किसी 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 का शायद मैंने दिया, अगर आप पायलट हो, अगर फ्लाइट में, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, लिटरली मत जाइएगा, एक पायलट है तो वहां पे शायद कोई पॉलिसी में लिख दिए है अंडरराइटर, ओके, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, अगर आपको फ्लाइट के एक्सीडेंट की वजह से आपका मृत्यु होता है तो पैसा नहीं मिलेगा। नॉर्मल, इट विल बी कवर्ड। डिक्लाइन और पोस्टपोन, मैं पोस्टपोन भी कर, डिक्लाइन तो ऑलरेडी बोल दिया मैं नहीं ले पाऊंगा, पोस्टपोन भी हो सकता है या अभी नहीं पा रहा हूँ, आपका फिनेंस शायद आपका मेडिकल कंडीशन को देख के, लेकिन अगला 6 महीना बाद शायद ये बीमारी आपका चला जाएगा, उस समय फिर से आप कोशिश कीजिएगा, उस समय फिर हम लोग को जान पहचान करेंगे और हम लोग आपको पॉलिसी दे सकता है। रेटिंग फैक्टर्स इन अंडर राइटिंग क्या हो सकता है? फीमेल, यहाँ पे फीमेल एज ए जेंडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे फीमेल मतलब मरने का चांस ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारा चीज है। माइनर्स, इंश्योरेबिलिटी ऑफ माइनर्स, ये नहीं होता है कि इंश्योरेंस को हम माइनर को नहीं देंगे। लार्ज सम एश्योर्ड, किसी का शायद इनकम है 50,000 रुपया, उसको मैं अगर 500 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे ना। मॉरल हैजर्ड, मतलब उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, या जैसे, या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वहां पे भी अंडरराइटिंग डिसीजन में ये सब फैक्टर आता है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, मैंने अभी एक एग्जांपल बोला था पायलट का, वैसा ही हो सकता है। कोई बंदा शायद केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, कोई बंदा माइनिंग में काम करता है, डीप सी डाइविंग करता है, या डीप सी ड्राइवर्स जो है यहाँ पे आता है ना। लाइफस्टाइल एंड हैबिट, जैसे किसी का ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ये अफेक्ट करता है अंडरराइटिंग डिसीजन। नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, नॉन मेडिकल मतलब बेसिकली देसी, अगर उसके पास ये पॉलिसी को चलाने के लिए पैसा सफिशिएंट है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और मेडिकल अंडरराइटिंग अंडरस्टैंड, जैसे फैमिली हिस्ट्री, उसका उसका पर्सनल हिस्ट्री क्या है, कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई प्री डिजीज है कि नहीं, इसके ऊपर। तो इसके आधार पे बेसिक कॉमन सेंस यूज कीजिए। ये 4-5 चीज मैंने जो बोला, उसको सुनने के बाद जरूर एक बार किताब पढ़िएगा। किताब पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। चैप्टर नंबर 16, पेमेंट, पेमेंट अंडर एल आई पॉलिसी। जो क्लेम होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम होता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कोई इंश्योरेंस कंपनी का दम समझ में आता है क्लेम के मामले में। क्लेम वही है, प्रॉमिस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी देता है। अभी क्लेम क्या है? सर्वाइवल क्लेम है, डेथ क्लेम है। सर्वाइवल क्लेम मतलब यू अंडरस्टैंड, मतलब जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट है तो मैं उसको क्लेम के आधार में दूंगा। सरेंडर ऑफ पॉलिसी हो सकता है, मैं पॉलिसी पहले सरेंडर करना चाहता हूँ तभी मुझे पैसा मिलेगा। राइडर बेनिफिट, शायद मैं जिंदा हूँ लेकिन एक पर्टिकुलर राइडर में अटैच किया था कि अगर मैं कुछ, मेरा कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गया तो मुझे पैसा मिलेगा, तो इसी हिसाब से पैसा आ सकता है। मैच्योरिटी क्लेम, आपको अभी बोला मैच्योरिटी क्लेम। और मैच्योरिटी क्लेम में ना एक क्वेश्चन आता है, आपको 1 महीना से इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही, मैच्योरिटी डेट से पहले से ही काम शुरू कर देता है और इंश्योर करता है आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। डेथ क्लेम, दो चीज है। एक डेथ क्लेम में तो इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू गिव यू द मनी। यहाँ पे दो चीज दिखा जाता है, एक अर्ली डेथ क्लेम, एक नॉन अर्ली डेथ क्लेम। यहाँ पे ना एक क्लॉज है। अर्ली डेथ क्लेम क्या है? अगर 3 साल के भीतर अगर डेथ होता है वो होता है अर्ली डेथ क्लेम। और नॉन अर्ली डेथ क्लेम, क्लेम दैट अराइजेस आफ्टर 3 years फ्रॉम स्टार्ट ऑफ पॉलिसीज। रेपुटेशन ऑफ डेथ क्लेम, इट इज डिटेक्टेड बाय द इंश्योरर, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ गलत था, अगर गलत इंफॉर्मेशन है, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑल द राइट टू रेपुडिएट योर क्लेम। रेपुडिएट मतलब क्लेम नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, पॉलिसी को बंद कर देगा अगर कस्टमर झूठ लिखा है उस प्रपोजल फॉर्म में, जानते हुए या ना जानते हुए। और इंडिस्प्यूटेड क्लॉज यहाँ पे है, a policy which has been in force for 2 years cannot be disputed on the ground of incorrect or false information. The insurer will have to prove in order to repudiate the policy after 2 years. मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं 2 साल के बाद अगर, इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली बोल नहीं पाएगा कि आपने फॉर्म में झूठ लिखे, लेकिन तभी भी अगर इंश्योरेंस कंपनी लगता है ये झूठ लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को? कोर्ट के अगेंस्ट में, कोर्ट के सामने इसको प्रूव करना है कि फलाना आदमी जब इंश्योरेंस लिए थे यहाँ पे गलत लिखे थे, झूठ लिखे थे। तो वो इंश्योरेंस कंपनी का काम है, और यही है इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज। 1 नंबर यहां से जरूर आएगा।
प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यहाँ पे भी 50% केस में आ सकता है, बहुत सिंपल है। प्रिजम्पशन में कैसे किसको प्रिजम करूंगा कि डेथ हुआ है? अगर कोई बंदा 7 साल से अनहर्ड और अनसीन है तो कोर्ट उसको डेथ घोषित कर देगा, उसी आधार पे हम लोग भी क्लेम प्रोसीड करेंगे। 7 साल याद रखिएगा, 7 साल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इयर्स इट रिक्वायर्स, 7 years, ठीक है। Claim procedure of life insurance policy, it is included in IRDA regulation 2002, ठीक है। Any query or requirement of additional documents are to be asked within 15 days. A claim is to be paid within 30 days. ठीक है। In case of any dispute over the claim, it shall initiate the complete within 6 months from the time of lodging the claim. 3 चीज है, 15 दिन, 30 दिन है, 6 महीना। 15 दिन अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, तो 15 दिन के भीतर आपको देना पड़ेगा ना, और 15 दिन उसको उसको बोलना पड़ेगा। और क्लेम कितना दिन में देना पड़ेगा, नॉर्मली 30 days में। अगर कुछ डिस्प्यूट है प्रॉपर है तो 6 महीने के भीतर तो इसको पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, अच्छा। क्लेम्स इज रेडी फॉर पेमेंट बट कैनॉट बी डन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। द लाइफ इंश्योरेंस शैल होल्ड सच अमाउंट and shall earn interest as per scheduled bank savings account rate from 30 days, or delay of payment of claim on its completion would earn an interest of 2% above the prevalent rate of interest. मैं अगर डिले करता हूं किसका, तब 2% ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। रोल ऑफ एजेंट, एजेंट shall render all possible service to nominee, legal heir or the beneficiary in filling up the claim from accurately and assist the in submission। जो सबमिट भी करेगा, कस्टमर को हेल्प भी करना है। तो एंड ऑफ द डे कस्टमर आपको देख के ये पॉलिसी लिया था, आपके साथ बात करके समझ के ये पॉलिसी लिया, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आवर कस्टमर इन टर्म्स ऑफ क्लेम। तो ये हो गया आपका सेक्शन 2। 25 से 30 क्वेश्चन इस सेक्शन में आएगा। किताब पढ़िएगा, 11 चैप्टर इन 11 स्लाइड में। मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूं, थोड़ा आइडिया दे सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर कॉमन सेंस लेके 90% टाइम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अब किताब पढ़िए, IC38 जो बुक दिया गया है आपको जरूर पढ़िए। और भी सारा वीडियोस है, मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक दिया हूँ, वो जरूर देखिएगा। मैं एक आपको मिल जाएगा, आपको एक नोट मिल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आप जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो अगर लगता है आपका काम का है तो जरूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस रिलेटेड और भी सारे वीडियो आने वाला है। हर एक में एक वीडियो मैं देने की कोशिश करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो हमें याद रखिए। अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।